नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंकर्स बल्स के एक और सेशन में। आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमने पुराना सेशन किया था सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स के विषय में, उससे आगे निकल करके आज हम इस सेशन में बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने के डेज एंड डेट्स के विषय में। अक्टूबर महीने में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं। उस श्रृंखला में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेट आता है वो आता है जी 2 अक्टूबर। जी हाँ, 2 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर। जी हाँ, 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। 2 अक्टूबर इंपॉर्टेंट क्यों आ रहा है? देखिए, इसमें 2-3 इवेंट्स आ रहे हैं इस डेट को। सबसे पहला इवेंट जो है, जिसे हम सभी जानते हैं और ये तो याद ही है, जो हमारा एक नेशनल हॉलिडे के तौर पर भी हम लोग मनाते हैं, ये हम बात कर रहे हैं गांधी जयंती। गांधी जयंती के नाम, यस, गांधी जयंती के नाम से इस दिन 2 अक्टूबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट डेज है जी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की। अगर हम नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, पीस की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है जी, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये दूसरे तरह से याद करने वाला ये दिन है। और तीसरे तौर पर याद करने वाले दिन की अगर हम बात करते हैं, वो हम बात कर रहे हैं किसकी? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म तिथि के तौर पर भी इसको मनाया जाता है। 3 इंपॉर्टेंट डेज है। गांधी जयंती की अगर आप बात कर रहे हैं तो यस, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि पोरबंदर में पैदा हुए, गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि फ्रीडम मूवमेंट में, भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में उनका कितना बड़ा रोल रहा। चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे चाहे डांडी मार्च की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हुई हैं, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से लेकर वो सब चीजें। और पेशे से बैरिस्टर थे, और उसके बाद से आप वो सारी कहानियां आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से उनके साथ साउथ अफ्रीका में अत्याचार हुआ, और बाद में वो भारत आकर के किस तरह से अपने जीवन को स्टार्ट कर रहे हैं, या फ्रीडम मूवमेंट में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई थी दिल्ली में, ठीक है, और उसके बाद से ही आप जानते हैं कि किस किस तरह की चीजें हो रही हैं। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है, और 30 जनवरी को 1948 को उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद हम बहुत सारी चीजें इसमें आप देखिएगा कि इसमें उनका मूवमेंट किस तरह से चला, फ्रीडम मूवमेंट किस तरह से चला। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाना या इसको सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से ही शुरुआत करते हैं, और यूएनजीए ने 2007 में 15 जून 2007 को एक रेजोल्यूशन किया और रेजोल्यूशन निकाला, और 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के तौर पर मनाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, गांधी जी के नाम पर हो रही हैं। अब आते हैं जी, 2 अक्टूबर का डेट एक और तरह से इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, वो भारत के 2nd प्राइम मिनिस्टर हुए। किसके बाद जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री बने। बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकाल रहा इनका। इंपॉर्टेंट कार्यकाल रहा क्यों? क्योंकि अपने छोटे से कार्यकाल में ही इन्होंने इतनी जबरदस्त छाप छोड़ी कि
आगे आने वाले जो जो समय रहा इनको आज भी याद करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जन्म इनका उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो मुगल सराय हम बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के नाम से अब जाना जाता है, वो मुगल सराय, वो स्टेशन का नाम है बट मुगल सराय का एरिया की अगर हम बात कहते हैं, प्रीवियसली जो था वो आगरा और अवध प्रोविंस का ही वो हिस्सा हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। वहां पर इनका जन्म हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद से इनकी मृत्यु जो हम बात कर रहे हैं वो ताशकंद में हुआ। ताशकंद में 1964 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है प्रधानमंत्री के तौर पर, और बाद में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इनका निधन हो जाता है। अब निधन किस तरह से हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसीज या बहुत सारे र्यूमर्स चलते हैं, मगर फिलहाल जो सरकारी साक्ष्य कहते हैं वो इसी तरह से कहते हैं कि इनकी मृत्यु वहां पर हुई है। अब अपने जो छोटा सा टाइम पीरियड रहा इसमें इन्होंने 1965 का वॉर, 1965 की लड़ाई भी हुई, 1965 का वॉर भी हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसका डटकर मुकाबला किया, और लाइन ऑफ कंट्रोल की हम बात कहते हैं, एलओसी के दूसरी तरफ हमारी सेनाएं जाकर के जो पड़ोसी मुल्क है उनकी सेनाओं को के दांत खट्टे किए गए, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बाद में विश्व स्तर पर इस तरह की चीजें हुई और ताशकंद में ये सारे के सारे जो बात हो रही है वो दोनों पक्षों के बीच, और फिर उसके बाद से ये सब चीजें, युद्ध खत्म हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसी बीच हमारे देश में आप जानते ही हैं कि हम लोग शुरुआत जब हम आजाद हुए उसके बाद से बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं थी, बावजूद इसके हमने धीरे धीरे मेहनत करके अपने इंस्टीट्यूशंस को बनाया, अपने देश को खड़ा किया। उस समय दो चीजों का अभाव चल रहा था, वो हमारे पास पैसे का अभाव तो था ही, साथ के साथ अन्न, अगर हम कहिएगा या आप कहिएगा फूड ग्रेन्स का, उसका भी अभाव था। तो उसके बाद से जब आप धीरे धीरे आप देखिएगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत होती है, मगर इस 1965 की अगर आप बात करिएगा, ये 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री के नारे की हम बात कहते हैं, जय जवान और जय किसान के, ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा इनका, जय जवान जय किसान। ये मतलब कि जवान जो है वो सरहद पर लड़ रहा है देश की सुरक्षा के लिए, और किसान जो है वो खेतों में अपना पसीना बहा रहा है सरहदों पे लड़ने वाले जवानों के लिए अन्न उगाने में और देश की बाकी जनता के लिए अन्न उगाने में। तो ये दो इंपॉर्टेंट, ये उनका स्लोगन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हमें याद रखना चाहिए। 1966 की अगर हम बात करें तो 1966 में इनकी मृत्यु हो रही है, और विजय घाट दिल्ली में इनकी समाधि की अगर हम बात कहते हैं वो हो रहा है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एक ही दिन 2 अक्टूबर की हम बात कहते हैं, जिसमें गांधी जयंती की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की भी बात करते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट डे रहा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं एक और, हम बात करते हैं एक और डेट की जो इसी महीने की है, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर की बात करते हैं। 5 अक्टूबर, जी हाँ 5 अक्टूबर, जैसे कि आप पिछले महीने, जैसे आप सितंबर महीने में 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे के तौर पर, भारत में टीचर्स डे के तौर पर 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से 5 अक्टूबर की हम बात कहते हैं, इसको वर्ल्ड टीचर्स डे के तौर पर, वर्ल्ड टीचर्स डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे के तौर पर 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते हैं कि टीचर का किस तरह से रोल होता है, किस तरह से उसका किसी भी विद्यार्थी के जीवन में एक टीचर का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि टीचर या शिक्षक ही वो व्यक्ति होता है जो किसी विद्यार्थी को सही रास्ता दिखाता है या उसको उस मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करता है, नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनेस्को के द्वारा इस टीचर्स डे की अगर हम बात कहते हैं तो यूनेस्को, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात कहते हैं यूएन,
यूएनओ की हम बात कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात कहते हैं, उसी का ही एक इंस्टीट्यूशन है यूनेस्को। यूनेस्को की हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया 1994 में, कब जी? 1994 में डिक्लेयर किया गया कि हम किस दिन 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे के तौर पर मनाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्व में जितने भी टीचर्स हैं उनको ये दिन उनको मुबारक या उनको कमेमोरेट करता है, जिसमें ये कहता है कि ये अप्रिशिएट करना है। क्या अप्रिशिएट करना है? उन टीचर्स के कामों को, उन टीचर्स के वर्क्स को अप्रिशिएट करने की बात कही जाती है। वो 5 अक्टूबर की बात आ रही है। 5 अक्टूबर का दिन इसलिए निर्धारित किया गया क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को, यस, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ और ये कहा गया कि टीचर्स के लिए कुछ करना है या टीचर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके काम, टीचर्स के काम को याद करने के लिए एक दिन ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए ये 5 अक्टूबर की बात आती है, जिसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 अक्टूबर। जिस तरह से 5 सितंबर इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हम 5 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। आसान है याद करना, 5 सितंबर के बाद 5 अक्टूबर। तो हमने 2 डेट्स की बात कही, किसमें? अक्टूबर महीने की हमने बात। डेट की बात कर रहे हैं 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय सेनाएं जो हैं वो हर जगह आप परचम लहराती हैं और परचम लहराती रहेंगी, ये हमें याद है और याद होना चाहिए। भारतीय सेनाओं की अगर बात करें तो उसमें ही सबसे इंपॉर्टेंट एक जो हमारा विंग है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन एयर फोर्स। 8 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर का डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है जी, क्यों? क्योंकि इस दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। जी हाँ, इंडियन एयर फोर्स की, इंडियन एयर फोर्स। जी हाँ, इंडियन एयर फोर्स की हम बात कर रहे हैं। इंडियन एयर फोर्स की स्थापना ब्रिटिशर्स ने की, अंग्रेजों ने की, आजादी से पहले की हम बात कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे यहाँ इसका इतना बड़ा रोल है कि हमारा जो अगर आप कहिएगा तो आप कहीं ना कहीं तीसरे पायदान पर हम लोग आते हैं। आप, हमारी जो वायुसेना है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास हर तरह के फाइटर प्लेन हैं, हर तरह के जहाज हैं, चाहे वो कैरियर्स हैं जो लोड कैरी करने वाले हैं, चाहे वो फाइटर जेट हैं, या आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, या किसी और तरह की इमरजेंसी में काम करने वाले हमारे पास जो एयर जो एरोप्लेन्स की बात कहिए या हेलीकॉप्टर्स की बात कीजिए। इसकी वायुसेना की स्थापना अगर आप कहिएगा तो 1932 में 8 अक्टूबर को हो रहा है। 8 अक्टूबर 1932 में किया, 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की जा रही है इंडियन एयर फोर्स की। और इंडियन एयर फोर्स की शुरुआत में आप लिखिएगा, इसका शुरुआत में जिस तरह से नाम रखा गया वो रॉयल इंडियन एयर फोर्स रखा गया। रॉयल इंडियन एयर फोर्स की हम बात कहते हैं। जी हाँ, ये क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मगर 1950 में जैसे ही हम लोग गणतंत्र हुए, जैसे ही हम लोग रिपब्लिक हुए, इसका नाम बदल करके इंडियन एयर फोर्स कर दिया, इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया सन 1950, 1950। क्यों? क्योंकि हम 1950 में पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गए। हमें इस तरह के जो हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो हम लोग क्या हो गए? हम लोग सॉवरेन हो गए। तो सॉवरेन हो गए मतलब हमारे ऊपर अब कोई नहीं है, हम लोग खुद अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो ये इंडियन एयर फोर्स की बात कहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना चाहिए कि इंडियन एयर फोर्स ने अभी 2022 में, यस 2022 में 8 अक्टूबर को अपना 90वां वर्षगांठ मनाया, 19th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। और
जो हिंडन एयरबेस जो हमारा ये दिल्ली के बगल में गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है, वहां पर हर साल इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और जो एयर चीफ मार्शल होते हैं या जो भी डिग्नेटरी होते हैं वो जो इम्पोर्टेंट या जिन्होंने अपनी अच्छी सेवाएं दी होती हैं एयरफोर्स में, उनको मेडल्स दिए जाते हैं, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये सब चीजें किए जाते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है इंडियन एयरफोर्स डे की, जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये था आपका अगला, ये था 8 अक्टूबर की हम बात करें, ये इस अक्टूबर महीने का ये एक इंपॉर्टेंट डेट था जिसको हमें याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 9 अक्टूबर की। 8 के बाद 9 अक्टूबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 9 के बाद हम 10 अक्टूबर की भी बात करेंगे। कारण क्या है कि 9 अक्टूबर से रिलेटेड ही 10 अक्टूबर है। तो बात करते हैं 9 अक्टूबर की, और 9 अक्टूबर में क्या चीज नजर आती है और क्या इंपॉर्टेंस है 9 अक्टूबर का, उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो 9 अक्टूबर की अगर आप बात कीजिएगा तो 9 अक्टूबर के तौर पर मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे, जी हाँ। पोस्ट ऑफिसेज या पोस्टल सर्विसेज की अगर आप बात कीजिएगा तो पूरे विश्व में ये सबसे आसान और सबसे सस्ता साधन है और आसानी से आप अपनी चीजों को या अपने मैसेजेस को या अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अब तो डिजिटल जमाना हो गया, तो आप कैश ट्रांसफर किसी तरह से कर लेते हैं मोबाइल से, आपके पास क्यूआर कोड से। सालों पहले अगर हम देखेंगे तो मनी ऑर्डर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पैसे भेजे जाते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि इंटरनेशनल पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे की अगर आप बात कीजिएगा तो ये क्यों मनाया जा रहा है? यस, सिंपल वही चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए मनाया जाता है क्यों, क्योंकि ये सेलिब्रेट करता है अवेयरनेस लोगों के लिए। This day is celebrated every year to raise awareness about the role of the postal sector. Role of the postal sector. Role of the postal सेक्टर। यस, पोस्टल सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है और पोस्टल सेक्टर का रोल होने का मतलब ये समझिए कि हर एक व्यक्ति को उसकी जो उसके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए या न्यूज पहुंचनी चाहिए कोई, या किसी का संदेश पहुंचना चाहिए, ये पोस्टल सर्विसेज के द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाया। तो याद रखने वाली बात है 9 अक्टूबर जो है वर्ल्ड पोस्ट डे। मैं इससे ज्यादा बात करूंगा, ज्यादा जोर दूंगा 10 अक्टूबर की, क्योंकि 10 अक्टूबर इसी से ही रिलेटेड है और उसके विषय में हम कुछ चीजें और जानने की कोशिश करते हैं। 10 अक्टूबर की जो कि है आपके पास इंडियन पोस्ट डे या भारतीय नेशनल पोस्ट डे की हम बात कर रहे हैं। तो यस, 10 अक्टूबर की बात करते हैं। ये 9 अक्टूबर था, याद रखिएगा, बोथ आर कोरिलेटेड, दोनों को हम रिलेट करके देख रहे हैं, आसानी से समझने के लिए हम इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं। 10 अक्टूबर की आप बात कीजिएगा तो हम बात कर रहे हैं नेशनल पोस्ट डे। नेशनल पोस्ट डे की बात करते हैं। जैसे कि हम जान रहे हैं कि 9 अक्टूबर को हम वर्ल्ड पोस्ट डे बना रहे हैं और 10 अक्टूबर को हम नेशनल पोस्ट डे मना रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज द एक्सटेंशन, एक्चुअली क्या है? दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे का ये एक्सटेंशन है। आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्चुअली पोस्टल सर्विसेज जो है वो 1 अक्टूबर 1854 को स्टार्ट की गई थी। 1 अक्टूबर 1 1854, याद रखने वाली बात है। अक्टूबर 1 1854 को भारत में पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट की गई थी और स्टार्ट करने वाला जो व्यक्ति था वो लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हम बात करें, लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी, यस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। और लॉर्ड डलहौजी ने केवल पोस्टल सर्विसेज ही नहीं,
लॉर्ड डलहौजी ने रेलवेज की स्थापना की। जो रेलवेज अगर आप देखिएगा, जो पहली रेल ट्रेन चली मुंबई से ठाणे जो चली, वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की बात करते हैं। पोस्टल सर्विसेज की हम बात कहते हैं, जिसको हम ये नेशनल पोस्टल डे के तौर पर हम मना रहे हैं। टेलीग्राम, टेलीफोन, ये सब चीजें आप देखिएगा तो ये उस समय की बात कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स ने इन सब चीजों की शुरुआत इसलिए की क्योंकि उससे उनको फायदा था, क्योंकि उनका काम आसान हो रहा था। बावजूद उसके वो बाद में हमारे काम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम बन गया था, उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। और डिस्ट्रॉय क्यों करना जब वो सभी के लिए फ्रूटफुल है, या सभी के लिए आसानी है, या सभी को वो सहूलियत दे रहा है। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था पोस्टल सर्विसेज, नंबर एक। दूसरी चीज अगर हम बात कहें, यहाँ पर अगर हम बात कहते हैं, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि दिस इज द ओल्डेस्ट, यस, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जो भारत सरकार के द्वारा रन किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। एक और पॉइंट हमें ध्यान रखने वाली बात है नेशनल पोस्टल डे से रिलेटेड, वो ये कि 1972 में PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत की जाती है। 1972 में पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत की जाती है। और शुरुआत करने वाले कब? 15 अगस्त को, याद रखिएगा 15 अगस्त की हम बात कर रहे हैं 1972। पोस्टल इंडेक्स नंबर, दिस इज व्हाट PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर की हम बात करते हैं, ये शुरुआत हो रही है। अब समझना यह है कि ये कौन कर रहे हैं? श्री राम भीकाजी वेलांकर। श्री राम भीकाजी कौन थे जी? श्री राम भीकाजी वेलांकर की हम बात कर रहे हैं। श्री राम भीकाजी वेलांकर, इन्होंने 1972 में पिन की शुरुआत की, पोस्टल इंडेक्स नंबर की। अब पोस्टल इंडेक्स नंबर का क्या मतलब है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, पोस्टल पिन की वजह से, पिन नंबर की वजह से ही आप आसानी से कोई भी लेटर उसके निश्चित गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पिन जो है वो 6 डिजिट का नंबर होता है। यस, 6 डिजिट का नंबर होता है। फर्स्ट डिजिट देखिएगा, इसको यहां से इस तरह समझ सकते हैं, अगर आप देखिएगा तो यहां पर अगर आप देखिएगा 6 डिजिट, फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट जो पोस्टल इंडेक्स नंबर का जो पहला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट शुरुआत होती है, वो क्या बोलता है जी? वो किसी भी एरिया, किसी भी रीजन को बताता है। ये क्या बताता है? ये रीजन, कौन सा रीजन है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है, ये रीजन बताता है। सेकेंड डिजिट जो बताता है वो सब रीजन बताता है, सब रीजन। थर्ड डिजिट जो बताता है वो डिस्ट्रिक्ट बताता है, डिस्ट्रिक्ट, यस, किस जिले का है। तो पहला, दूसरा, तीसरा रीजन, सब रीजन, और उसके बाद हो गया डिस्ट्रिक्ट। और लास्ट 3 डिजिट की अगर आप बात कीजिएगा, लास्ट 3 डिजिट्स की अगर आप बात कीजिएगा, तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या बताता है जी? पोस्ट ऑफिस अंडर रिस्पेक्टिव एड्रेस। पोस्ट ऑफिस अंडर रिस्पेक्टिव एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा उसके अंदर कौन सा पोस्ट ऑफिस लग रहा है, ये। तो अंतिम के 3 डिजिट ये बता रहा है। पहला और दूसरा डिजिट आप समझ गए होंगे, पहला रीजन बताता है कौन सा है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, व्हाटएवर इट इज, सब रीजन बता रहा है। थर्ड जो डिजिट है वो डिस्ट्रिक्ट बताता है, और जो लास्ट के 3 डिजिट है वो पोस्ट ऑफिस के बताता है जहां पर वो एड्रेस है। तो ये पिन नंबर की शुरुआत हो रही है 1972 में श्री राम भीकाजी वेलांकर के द्वारा। पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात कहते हैं तो 2017 का एक डेटा है, उसमें ये कहता है कि भारत में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस है, मतलब 1,54,945। तो उसमें कुछ एक कम ज्यादा आप समझ लीजिए मत, ये है कि 1.5 लाख से 1,50,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस देश में हैं। और इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो इसमें और भी डेज अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जैसे 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है, 10 को हम कह रहे हैं नेशनल पोस्टल डे मनाया जाता है या पोस्ट डे मनाया जाता है, 13 को फिलैटली डे मनाया जाता है,
15 अक्टूबर को मेल डे मनाया जाता है। तो ये सब चीजें इसी लिस्ट में आती हैं। बट हाँ, हमें इंपॉर्टेंट क्या है जी, 10 अक्टूबर की याद हमें रखना है, जिसमें नेशनल पोस्ट डे की बात आती है। ये आप पिन कोड से रिलेटेड चीजें हैं, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरह से, या कोई चीज अगर क्वेश्चन आपका होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम निश्चित ही उसका आंसर आपको जरूर देंगे। वर्ल्ड पोस्ट डे के बाद हम एक और इम्पोर्टेंट डेट है जिसको हमें याद रखना है और इसे भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। 24 अक्टूबर की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे। यस, इसको तो हमें भूलना नहीं है, अक्सर क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ जाते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर की हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशंस डे, जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस डे की हम बात कर रहे हैं। क्या है यूनाइटेड नेशंस डे, इसको हमें समझना है। जैसा कि आप जानते हैं, यस, जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब ये है कि ये पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की बात कर रहा है, बंधुत्व स्थापित करने की बात कह रहा है। जहां पर कोई नेचुरल कैलामिटी है, उसको, उससे लोगों को, अगर उससे कोई 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 इफेक्टेड है तो उनको रिलीफ पहुंचाने की बात कह रहा है। लेबर के लिए लेबर लॉज की बात कहता है, या जो लेबर क्लास है उनके वेलफेयर की बात कहता है। ऐसे बच्चों या ऐसे लोगों की बात कहता है जो कहीं ना कहीं गरीब हैं या अशिक्षित हैं उधर। ये सारी की सारी चीजें हैं जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का काम, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यस, 1945 को ये हो रही है। लीग ऑफ नेशंस, याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस की असफलता के बाद ही यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत हो रही है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बनने की बात हो रही है। अब हेडक्वार्टर की अगर हम बात कीजिएगा तो यस, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस की हम बात करते हैं। हम हेडक्वार्टर, अगर हम हेडक्वार्टर की हम बात कहें, यस, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की हम बात कर रहे हैं, यूएसए। एंड सेक्रेटरी जनरल की हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस की हम बात कर रहे हैं, गुटेरेस की हम बात कर रहे हैं, एंटोनियो गुटेरेस की हम बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस, जैसे आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अलग अलग उसके काम है या अलग अलग सेक्टर में अपना काम करता है। मगर यूनाइटेड नेशंस के 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि अपने अपने सेक्टर में अलग अलग काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम 6 ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की अगर हम बात कहते हैं, तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से सबसे पहला ऑर्गन अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गन जो है वो यूएनजी है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की हम बात करें। ये 193 नेशंस के 193 नेशंस और 2 जो है ऑब्जर्विंग नेशन है। तो ये पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है, ये जितने भी सदस्य मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, ये उन सब की एक असेंबली है जो कि होती है। इन सब में सभी के सभी बैठते हैं और जो भी डिस्कशन होता है या जो भी उनके इश्यूज होते हैं, जो भी उनको बात करनी होती है, वो एड्रेस करके समय समय पर वो अपनी बात को पहुंचाते रहते हैं। तो ये पहला यूएनजीए। दूसरा आपके पास है, अगर दूसरा जो इसका जो प्रिंसिपल बॉडी है वो है यूएन सेक्रेटेरिएट। यूएन सेक्रेटेरिएट की बात कहते हैं। ये क्या है जी? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, ये एडमिन ऑर्गन है जी।
ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा या किस तरह से चीजें काम होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन की हम बात करते हैं। तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये तीसरा ऑर्गन है जो किसी दो देशों के बीच, टू स्टेट्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए या उसमें क्या क्या चीजें होंगी, ये सब चीजें आती हैं। 15 मेंबर्स की या 15 जजेस की ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, और इन जजेस का जो सिलेक्शन कहें या इनको इलेक्शन की बात कहें, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है 9 इयर्स के टेन्योर के लिए, 9 साल का इनका टर्म होता है। उसके बाद से ये नए आप चुने जाते हैं समय समय पर। चौथा ऑर्गन जो है वो है, फोर्थ ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप देखिएगा तो सिक्योरिटी काउंसिल में दो तरह के मेंबर होते हैं, एक्चुअली टोटल 15 मेंबर्स होते हैं यहाँ पर। ये 15 मेंबर्स की अगर आप बात कीजिएगा तो 15 मेंबर्स में से 5 जो मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। 5 जो है ये परमानेंट मेंबर हैं, और 10 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, वो टेम्परेरी है, ठीक है। जो इलेक्टेड हम बोलते हैं उनको हम इलेक्टेड मेंबर्स बोलते हैं, हर 2 साल का उनका टेन्योर होता है, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो परमानेंट मेंबर है वो परमानेंट तो है ही, परमानेंट मेंबर में आप यूएसए की बात, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना एंड फ्रांस की हम बात कर रहे हैं। ये 5 देश जो हैं, ये 5 के 5 जो हैं, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के क्या है जी, ये परमानेंट मेंबर है। अगर कोई भी बिल, अगर रेजोल्यूशन आ रहा है और किसी भी सदस्य देश ने, परमानेंट मेंबर ने वीटो लगा दिया तो वो बिल पास नहीं हो सकता सिक्योरिटी काउंसिल से। तो ये वीटो का एक इंपॉर्टेंट रूल होता है, ये चीजें हैं। बाकी के 10 इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते रहते हैं। पांचवा जो ऑर्गन है, अगर फिफ्थ ऑर्गन की अगर आप बात कीजिएगा यहीं पर ही, तो फिफ्थ ऑर्गन को अगर आप समझिएगा वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की हम बात करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या काम है जी, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर की बात करता है या सोशल अफेयर्स की बात करता है। जितना भी ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन हो रही है या ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही है, रिसेशन है या नहीं है, कोई और तरह की दिक्कत है, उस तरह के किसी भी इशू को एड्रेस करने के लिए ये चीज है। और अंतिम जो है वो 6 जो हम ऑर्गन बात कर रहे हैं जो फिलहाल इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा है, वो है जी यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल की हम बात करें। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये फिलहाल इनएक्टिव है, काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चीजें आएंगी, वो जो भी चीजें हैं वो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनल मैटर है। बट फिलहाल जो 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो बखूबी काम करते हैं और काम कर रहे हैं। तो ये याद रखने वाली बात है 24 अक्टूबर की, जो कि यूनाइटेड नेशंस डे की बात करते हैं। 24 अक्टूबर, जैसे मैंने आपको बताया, 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और ये समय समय पर जिस भी तरह की कोई भी समस्या होती है पूरे विश्व में या किसी दो देशों के बीच, वो उसमें मध्यस्थता करता है, एक दूसरे की बातें पहुंचाता है, शांति स्थापित करने का इसका जो मूल सिद्धांत है वो शांति स्थापित करना, लोगों के वेलफेयर का काम करना, ये सब चीजें हैं। तो ये अक्टूबर महीने की हमने इंपॉर्टेंट डेज के विषय में डिस्कशन किया। डेज एंड डेट्स जो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके विषय में हमने डिस्कशन किया। अगले सेशन में हम लोग नवंबर महीने की बात करेंगे। नवंबर मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, डेट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, करेंगे तो उन्हें भी इन इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट से बहुत हेल्प मिलेगी। अगले सेशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।